नमस्कार किसान भाइयों, खेत खलिहान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाई, रबी का मौसम शुरू हो चुका है और रबी के मौसम में बड़े पैमाने पर तिलहनी फसलों की खेती हमारे बिहार राज्य में होती है, लेकिन जितना उत्पादन चाहिए उतना हमें नहीं मिल पाता है। इसकी मुख्य वजह है वैज्ञानिक तकनीक की कमी। तो वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा हम तिलहनी फसलों की खेती कैसे करें, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमार, जो बढ़िया वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, तिलहनी फसलों की खेती हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो आज भी परंपरागत ढंग से तिलहनी फसलों की खेती करते हैं और उनको अपेक्षित उत्पादन नहीं मिल पाता। फिर कहते हैं कि खेती फ़ायदे का सौदा नहीं रही, लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। तो क्या वजह रही कि ये तकनीक आज तक उनके पास नहीं पहुंच पाई? साथ ही वैज्ञानिक तकनीक क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं। धन्यवाद। प्रकृति ने हमें मिट्टी के साथ साथ जल तथा जलवायु की विविधता दी है। हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, केवल ध्यान देने की बात है छोटी छोटी तकनीकी बातों पर। अभी जो आप देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है, मौसम बदलने के कारण तापक्रम बढ़ रहा है और तापक्रम बढ़ने के से किसान को क्या हानि हो रही है, इसको देखते हुए सरकार ने भी जलवायु अनुकूल कार्यक्रम शुरू किया है और इसके अंतर्गत धान गेहूं के साथ साथ जो तिलहनी या दलहनी फसलें हैं, बल्कि हरी खाद की जो फसलें हैं, इसको भी इसमें समावेश किया गया है। तिलहनी फसल हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, चूँकि तिलहनी फसल में जो राई, तोरी, सरसों या तीसी जिसकी बुआई हम रबी में करते हैं, रबी का मतलब कि जिसकी बुआई जाड़े आने से पूर्व हम कर लेते हैं और मार्च में जिसको हम काट लेते हैं, इस बीच का जो पीरियड होता है उसको रबी फसल कहते हैं। तो रबी फसल में जो हम इसकी बुआई करते हैं, तो बुआई में दो तीन चीज़ का हमको, बुआई के साथ साथ जो तकनीकी बातें हैं उस पर हमको दो तीन चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें प्रथम आता है कि मिट्टी का जांच, कि हम कोई भी चीज़ बोएं तो मिट्टी का जांच अवश्य कराएं। हमने अभी तक लगभग 3000 मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण किया है और उस नमूने के विश्लेषण में हमने पाया है कि जो मिट्टी का जैविक कार्बन है वह लो टू मीडियम है, शायद कहीं देखने को हाई में मिलता है। तो यह जो मैंने जांच के दौरान पाया कि यह लो टू मीडियम है, तो मिट्टी का जो जैविक कार्बन है इसको हमें बढ़ाना होगा। और जब तक मिट्टी का जैविक कार्बन बढ़ने से मिट्टी में जो जीवाणु उपस्थित रहते हैं उनकी संख्या बढ़ेगी और उनकी संख्या बढ़ने से फिर फसल को लाभ होगा। तो पहला काम कि आप मिट्टी जांच कराइए, उससे के अनुरूप आप जैविक कार्बन या अन्य रासायनिक कार्बन खाद जो है उसका आप उपयोग कीजिए। दूसरा, आप बीज जो है किसी भी जो प्रमाणिक संस्था है, वह गवर्नमेंट का संस्था हो या विश्वविद्यालय की संस्था हो, आप वहाँ से बीज को खरीदें। तीसरा, कोई भी चीज़ की समय पर बुवाई करें। समय बहुत बड़ा चीज़ है। अगर हम जो समय से बुआई अगर हम नहीं करेंगे तो हमको उसका हानि हमको प्राप्त होगा, चूँकि हर एक चीज़ का एक निर्धारित अवधि लक्ष्य किया गया है और हर एक वैरायटी हर एक जगह के लिए संतुष्टि नहीं है। हर एक इलाका के लिए, हमारे बिहार के लिए अलग वैरायटी है तो अन्य राज्यों के लिए अलग वैरायटी है। किस जलवायु में कौन वैरायटी उपयुक्त है यह पहले से तय किया गया है। किसी भी फसल के अच्छे उत्पादन के लिए खेत की तैयारी पहली शर्त होती है। तो तिलहनी फसल के लिए हमारे किसान भाई खेत की तैयारी किस ढंग से करें, इसके बारे में। खेत की तैयारी के लिए खेत जोतने से पूर्व खेत में या तो मिट्टी जांच के आधार पर और नहीं
तो कम से कम 10 टन प्रति हेक्टेयर के दर से आप गोबर की खाद अवश्य डाल दें। गोबर की खाद डालने के बाद खेत की तुरंत जुताई कर दें। कम से कम 4 से 6 जुताई अवश्य करना चाहिए। और जब जुताई में तो होता क्या है कि जो हम गोबर डाले हैं, गोबर अच्छी तरह से सड़ जाता है मिट्टी में। एक तो हम सड़ा हुआ गोबर डालते ही हैं, और दूसरा नंबर मिट्टी में जब हम 4 से 6 जुताई करते हैं तो अच्छी प्रकार वह सड़ जाता है। इसके लिए जो मिट्टी पलटने वाले हल हैं उससे पहले हम 2 जुताई करते हैं, और बाद की जो 2 जुताई जो है वह हम देसी हल से करते हैं। और फिर जिस दिन हम बोते हैं उस दिन जो ट्रैक्टर में देसी हल कल्टीवेटर लगा रहता है उससे हम उसकी जोत करके बुआई कर देते हैं। बुआई करने के बाद पाटा हम लगा देते हैं। मिट्टी, किसान भाई, मिट्टी किसी भी प्रकार की मिट्टी में हम राई सरसों की खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो है हल्की मटियार या मटियार दोमट की भूमि इसके लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। डॉक्टर साहब, खेत की तैयारी के बारे में आपने बहुत ही बेहतरीन जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। इसके बाद एक प्रमुख होता है किस्मों का चयन। तो तिलहनी फसलों में मुख्य रूप से राई, तोरी, सरसों ही आता है। तो इन फसलों की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं और कहाँ ये आसानी से उपलब्ध होगी हमारे किसान भाइयों को, इसके बारे में? हाँ, सही प्रश्न आपने पूछा है। किस्म बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कौन किस्म किस क्षेत्र में वह अच्छा काम कर रही है यह पहले से अनुसंधान करके निकाल दिया गया है। यदि हम राई तोरी की बात करें तो राई तोरी में पांचाली, RAU TS17 ये जो वैरायटी हैं बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा जो राजेंद्र सुफलम वैरायटी है, जो हम समय से लेकर के पिछात समय में भी, यानी पिछात समय का मतलब कि जो निचले इलाके में किसान का धान है वो धान काटने के बाद भी हम उसको लगा सकते हैं। यानी कहने का आशय यह है कि हम 15 नवंबर तक भी अगर हम राजेंद्र सुफलम जो वैरायटी है उसको लगाते हैं तो हमें उसका अच्छा उत्पादन हमें प्राप्त होता है। वहीं पर अगर हम सरसों की बात करें तो सरसों में राजेंद्र सरसों 1, स्वर्णा 66-197-3 ये वैरायटी प्रमुख वैरायटी है जो बिहार के कृषि विश्वविद्यालयों या कृषि विभाग हर एक जगह यह वैरायटी उपलब्ध होती है। आप कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विभाग के द्वारा जो लाइसेंस दिया जाता है, जो उसके डीलर हैं, उनसे संपर्क करके आप बीज क्रय कर सकते हैं। किसान भाई, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, आप किसी प्रमाणित संस्था से ही बीज खरीदें, क्योंकि वही बीज जो है उत्तम क्वालिटी की होती है। किस्मों के चयन के बाद हम आते हैं अब खेत की बुआई पर। डॉक्टर साहब, तमाम किसान हमारे हैं जो आज भी छिटकवा विधि या जिसे हम परंपरागत विधि कहते हैं उसी के द्वारा तिलहनी फसलों की खेती करते हैं, जबकि सरकार का ये नारा है, आप वैज्ञानिक भी कहते हैं कि पंक्ति में शक्ति है, पंक्ति में ही जो है तिलहनी फसलों या किसी भी फसल की बुआई की जानी चाहिए। तो इन दोनों में तुलनात्मक दृष्टि से बतलाते हुए बताएं कि कौन बेहतर है। आपने सही कहा कि पंक्ति में शक्ति होती है। हम किसान भाई को यह सलाह देना चाहेंगे कि आप जो भी बोएं वह लाइन में बोएं। यदि आप सीड ड्रिल से बो रहे हैं तो वह भी लाइन यानी कतार में ही आप बोएंगे। यदि आप जीरो टिलेज के द्वारा ही आप उसकी बुआई कर रहे हैं तो वह भी लाइन में ही आप उसको बोएंगे। जो इसकी लगाने की जो निर्धारित दूरी है वह पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर और लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रहती है। यदि हम देसी हल के पीछे भी अगर हम लगाएं तो लाइन में ही लगाएं, और यह जो मैंने जो दूरी बताया है 30 × 10 सेंटीमीटर, इसका पालन करें। चूँकि पंक्ति में लगाने से जो खेतों की जो फसलों की कर्षण क्रियाएं, जो इंटरकल्चरिंग हम करते हैं, वह करने में भी आसानी होती है। साथ ही साथ जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी अच्छी प्रकार हो पाती है, और प्रकाश संश्लेषण की अच्छी प्रकार क्रिया होने से हमारे उपज में लाभ प्राप्त होता है। तो किसान भाइयों,
जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप तिलहनी फसलों की खेती पंक्ति में ही करें, पंक्ति में शक्ति है, ऐसा आप नारा है सरकार का और आप भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन की। डॉक्टर साहब, उर्वरक प्रबंधन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी भी फसल के लिए, तो तिलहनी फसलों में उर्वरक का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए? देखिए, पहला तो यह है कि खेत में जैविक कार्बन यानी गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, हो सके तो पहले आपने जो चीनी मिल का मैली जो हो जिसे प्रेस मड कहते हैं उसको आप अगर डाल चुके हों या ढैंचा को आप डाल चुके हों, ऐसा अगर कर चुके हैं तब अच्छी बात है। नहीं अगर किए हैं तो कम से कम तात्कालिक रूप से आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, जो भी, यदि गोबर की खाद देना है तो 10 टन प्रति हेक्टेयर, यदि वर्मी कंपोस्ट आप देते हैं तो कम से कम 2 टन प्रति हेक्टेयर की दर से आप अंतिम जुताई से पूर्व आप अवश्य दे दें। यदि गोबर की खाद आप डालते हैं तो यह प्रयास करें कि कम से कम एक सप्ताह पूर्व हम खेत में गोबर की खाद डाल दें। वर्मी कंपोस्ट अगर देते हैं तो अगर आप बोने के समय भी उसको दे देते हैं तो वह अपना काम करेगा। तो यह हो गया कि जैविक खाद की बात। जहाँ तक रासायनिक खाद की बात है तो जो इसमें सामान्यतया 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। जो आधी नाइट्रोजन की मात्रा यानी 30 किलोग्राम पूरी फास्फोरस और पूरा पोटास यानी 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास और 30 किलोग्राम नाइट्रोजन हम अंतिम जुताई के समय मिट्टी में हम डाल देते हैं और फसल की बुआई हम कर देते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि यदि आपने पूर्व में मिट्टी जांच कराया है और मिट्टी में अगर सल्फर और जिंक या बोरन किसी चीज़ की कमी आती है तो उसको भी आप पूरा कर सकते हैं। दूसरा, जो आधा नाइट्रोजन बच जाता है वह हम फसल बोने के 30 दिन पर यानी प्रथम सिंचाई के बाद हम उपरिवेशन के रूप में हम देते हैं। तो मेरा किसान भाई यह सलाह है कि यदि मिट्टी में सल्फर की कमी है तो ऊपर से जो 30 किलोग्राम नाइट्रोजन जो हमें डालना है, जो सामान्यतः किसान यूरिया के रूप में डालते हैं, यूरिया के रूप में न डाल के उसको अमोनियम सल्फेट के रूप में अगर डाल देंगे तो नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर भी फसल को के साथ साथ मिट्टी को प्राप्त हो जाएगी। यदि इसके अलावा अन्य जब फसल हम लगा दिए, फसल लगाने पर ये जो रासायनिक खाद है इसको हमने डाल दिया, उपरिवेशन भी कर दिया, इसके बाद भी यदि कोई अभी आपको लगता है कि इसमें कोई समस्या आ रही है तो नज़दीक के जो कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र या जो कृषि विभाग के ऑफिस हैं वहाँ से आप सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, यदि आप अपनी फसल में संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी फसल अच्छी होगी, आप अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। जल ही जीवन है, ऐसा हर जीव पर लागू होता है, फसलों पर भी समान रूप से लागू होता है। तो तिलहनी फसलों में सिंचाई हम कब करें, किन किन अवस्थाओं में करें, इसके बारे में कि सही आपने कहा है। सिंचाई वास्तव में हर एक पानी जो है हर एक चीज़ को चाहिए और तिलहन में भी सिंचाई का बहुत बड़ा रोल है। जो सिंचाई हमें करना है, सिंचाई से पूर्व खेत को हमें खरपतवार से मुक्त कर देना है। उसके बाद प्रथम सिंचाई सामान्यतः हम लोग राई, तोरी, सरसों में 30 दिनों पर करते हैं। दूसरी सिंचाई जो वह सामान्यतः 50 से 60 दिनों के बीच में किया जाता है। अब बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि यहाँ के बहुत किसान एक ही सिंचाई करते हैं जो 30 दिन पर करते हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसे भी किसान हैं जो दोबारा भी सिंचाई करते हैं जो 50 से 60 दिन के बीच में किया जाता है। लेकिन तिलहन की फसल में 2 सिंचाई अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जो प्रथम सिंचाई आप 30 दिन पर और दूसरी सिंचाई 50 से 60 दिन, लगभग 55 दिन के बाद आप कर सकते हैं।
सर, अभी आपने खरपतवार की चर्चा की, तो खरपतवार ऐसी चीज़ है जो फसल की बुआई से लेके कटाई तक हर अवस्था में फसलों से प्रतिस्पर्धा करती है, जिससे फसल को काफ़ी नुकसान पहुंच जाता है। तो इसका नियंत्रण हम कैसे करें? खरपतवार के नियंत्रण के लिए हम सामान्यतया मजदूर से हम निकौनी करवाते हैं। जो भी खरपतवार है निकालते हैं, उसमें हमें अधिक खर्च लगता है। लेकिन अगर हम रासायनिक खरपतवार नाशक की बात करें तो पेंडिमिथिलिन ऐसी दवा है जो 3 लीटर 800 लीटर पानी में मिलाकर हम प्रति हेक्टेयर बुआई के तुरंत बाद अगर हम छिड़काव कर देते हैं तो खरपतवार से हमें मुक्ति मिल सकती है और फिर हमें आगे खरपतवार मिलने की संभावना भी नगण्य रहती है। कीट व्याधि जो है फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। तिलहनी फसलों में ऐसा ही होता है। तो तिलहनी फसलों में कौन कौन से कीट व्याधि हैं और इसका नियंत्रण किसान भाई कैसे करें, इसके बारे में? देखिए, सामान्यतया जो तिलहनी फसलों में जो कीट में जो लाही है उसका अधिक प्रकोप होता है। तो उसके लिए लाही के लिए अगर हम रासायनिक दवा का हम उपयोग करते हैं तो उसमें रोगर, मोनोक्रोटोफॉस या प्रोफेनोफॉस 50% जो है, या 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके हम छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन हम किसान भाई यहाँ हम एक और सलाह देना चाहेंगे आपको कि यदि आप कम खर्च में आप इसका उपाय करना चाहते हैं तो जो एक येलो स्ट्रिप जो आता है, येलो स्ट्रिप, उसको भी आप खरीद करके 1 हेक्टेयर में 12 से 15 येलो स्ट्रिप जगह जगह गाड़ करके आप उस पर कीट आएगा और उसको फिर आप येलो स्ट्रिप को बदल दे सकते हैं। तो कीट उसमें जाके सट जाएगा और उसको आप बदल दीजिए, फिर दूसरा आप येलो स्ट्रिप लगा दीजिए। यह हुई खरीदने की बात। लेकिन हर एक जगह चूँकि यह उपलब्ध नहीं है, हर एक किसान इसको नहीं खरीद सकते हैं, तो इसके लिए हम बहुत ही साधारण सुझाव देना चाहेंगे कि जो कार्टून आता है, तो कार्टून का जो मोटा, क्योंकि कार्टून का जो कागज़ होता है वह मोटा होता है, तो वह कार्टून या उसी ढंग का मोटा कागज़ आप 2 गुने 3 फीट या 3 गुने 2 फीट का आप ले लें और उसको पीला पेंट आप कर दें। पीला पेंट करके उस पर आप ग्रीस लगा दें और ग्रीस लगा करके 1 हेक्टेयर में 12 से 15 जगह एक बांस का फट्टी पर उसको लगा दें और जगह जगह आप लगा देते हैं तो क्या होगा कि जो कीट है वह उस पर आकर के बैठेगा। चूँकि कीट को पीला रंग बहुत ही पसंद होता है, तो वह आके ग्रीस, चूँकि उसमें ग्रीस लगा रहेगा तो ग्रीस पर वह बैठेगा और सट जाएगा और मर जाएगा। दूसरा, अगर किसान भाई यह नहीं कर सकते हैं तो जो मिट्टी का घड़ा आता है उस घड़ा को आप ले लें और घड़ा को उल्टा करके उसको पीला पेंट से पेंट कर दें और पीला करके उस पर आप ग्रीस लगा दें और ग्रीस लगा करके 1 हेक्टेयर में 10 से 12 या 15 जगह जगह एक बांस का एक फट्टी ले लें और फट्टी पर उस घड़ा को अटका करके आप जगह जगह गाड़ दें। तो गाड़ देने से जो भी लाही का प्रकोप है, लाही का जो कीट है वह आके उसमें सटेगा, क्योंकि पेंट पर ग्रीस लगा रहता है और कीड़ा को पीला रंग बहुत ही प्रिय है, तो ग्रीस में सट के वह मर जाएगा। दूसरा, यह जो सामान्यतः लाही का प्रकोप इसमें होता है। दूसरा, जो बीमारी की आप कह रहे हैं, तो एक अल्टरनेटिया ब्लाइट जो बीमारी है, वह बीमारी में क्या होता है कि जो पत्ते हैं, पत्ते में आपको छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे और वह छिद्र धीरे धीरे दूसरे अन्य पत्तों में भी, अन्य पौधों में भी जाते हुए अन्य पत्तों में भी धीरे धीरे वो बड़े हो जाएंगे और बड़े हो करके वह भूरे रंग के हो जाते हैं। तो जिसके चलते हमें उसका काफ़ी नुकसान हमको नुकसान प्राप्त होता है।
तो इसके चलते दो काम करें। पहला नंबर, या तो जो छिद्र वाले पत्ते जिसमें छिद्र हो गया है उसको आप हर एक को तोड़ करके आप अलग फेंक दें या जला दें या मिट्टी में गाड़ दें। यदि यह आप कर दें तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि अगर आप यह नहीं अगर आप करेंगे तो इससे लाभ यह होगा कि जो भी इनाकुलम है एक से दूसरे में ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, वो उसको आप हटा देंगे। दूसरा, जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह भी उसके चलते प्रभावित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी अपनी निर्धारित रूप से होती रहेगी, तो आपको जो उपज जो लाभ चाहिए वह लाभ हमें प्राप्त होगा। देखिए, यहाँ मैंने पहले ही बताया हूँ कि समय का खेती में बहुत महत्व है। यदि फरवरी के अंतिम सप्ताह से पूर्व राई, तोरी, सरसों में फूल और पौध बनने का प्रक्रिया समाप्त हो चुका है, तब आपको अच्छा लाभ मिलेगा। चूँकि फरवरी के अंतिम सप्ताह से तापक्रम बढ़ना शुरू हो जाता है, तो तापक्रम बढ़ने पर जो फूलने की और फलने की क्षमता है वह प्रभावित होती है। तो जो पौध का निर्माण है वह फरवरी अंतिम सप्ताह से पूर्व ही हो जाएगा, तो बीमारी भी कम लगने की संभावना रहेगी। एक और बीमारी होती है जिसको कि आप देखते होंगे, जिसे सफ़ेद हरदा रोग या कहिए सफ़ेद टाइप का, जो आपके पूरे पेड़ पर या पौध पर या पत्ती पर वो दिखाई देता है। तो अगर ऐसा लक्षण दिखाई दे तो आप इसके लिए एक सल्फेक्स आता है, उस सल्फेक्स भी आप 2 ग्राम प्रति लीटर के दर से अगर उसको आप छिड़काव करते हैं तो यह सफ़ेद चूर्ण जो बीमारी है इससे भी आप निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण समय अपना हमारे इस कार्यक्रम को दिया और तिलहन के वैज्ञानिक खेती के बारे में हमारे किसान भाइयों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपकी मेहनत और लगन के बावजूद तिलहन उत्पादन के क्षेत्र में आज हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं। आज भी हमें अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए विदेशों से खाद्य तेलों का आयात करना पड़ रहा है। इसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर हमें विदेशी मुद्रा खर्च करने पड़ते हैं। यदि आप वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा तिलहनी फसलों की खेती करें तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ेगी और इस मामले में हम आत्मनिर्भर होंगे। और जो विदेशी मुद्रा हम खाद्य तेल के आयात पर खर्च करते हैं वो देश के विकास पर खर्च होगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। कार्यक्रम के अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।